Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of Mathematical Statistics. In the last class, we did some examples on normal distribution, then the gamma distribution was defined. We also found its mean and standard deviation, and then we defined the exponential distribution, which is a special case of gamma distribution, and we found the mean and स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. आज हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और उसको देखेंगे कि वो पॉइसन के साथ कैसे रिलेटेड है, और फिर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स भी करेंगे. फिर हम कुछ और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की भी बात करेंगे और फिर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स भी डिस्कस किया जाएगा आज के लेक्चर में इंशाल्लाह. गोइंग फर्दर, अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का रिमाइंडर है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन डिनोटेड बाय t इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन lambda t equals exponential minus lambda t into lambda t raised to power x over x factorial, where x can go from 0 to 1, 2 and so on so forth. तो क्या हुआ कि रैंडम वेरिएबल x है जो कि रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ आउटकम्स. नंबर ऑफ आउटकम्स, एक आउटकम, दो आउटकम, तीन आउटकम अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल. गिवन टाइम इंटरवल कितना है? t है. तो अगर टाइम टी मैं फिक्स कर दूं, लेट से 5 सेकंड फिक्स कर दूं, लैम्डा मुझे पता हो, तो देन हम e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी इंटू लैम्डा टी रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल से ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इस टाइम इंटरवल में कितने इवेंट्स अकर हुए. एग्जाम्पल अगर याद हो आपको, मैंने एटीएम मशीन की बात की थी. अगर एक एटीएम मशीन लगी हुई है और हमें एवरेज लैम्डा पता है, वे लैम्डा इज एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स पर टाइम यूनिट टाइम, यानी कि मुझे पता है कि 1 घंटे में ऑन द एटीएम मशीन तकरीबन 5 लोग जाते हैं. तो फिर अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ कि जी 3 घंटे में क्या 10 लोग उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5 लोगों के जाने की 3 घंटे में क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6 लोगों के जाने की 3 घंटे में, या 6 लोगों ने एटीएम मशीन यूज की 3 घंटे में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इस तरह आप कर सकते थे, प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते थे. सेकेंडली, टेबल में एक टेबल गिवन है एट द एंड ऑफ योर बुक विच टेल्स यू सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टिल आर. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टिल आर ऑफ पॉइसन रैंडम वेरिएबल एक्स. उसका रीजन क्या था कि लाइक अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, यानी कि तमाम प्रोबेबिलिटीज 0 से लेके अप टिल आर हम ऐड कर लेते हैं तो वो कम्युलेटिव बनती है. ये थी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन. और रिमेंबर दैट कि हमें एवरेज रेट पता है, विच इज लैम्डा इज एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस, एरिया और वॉल्यूम. और एक्सपोनेंशियल तो वही है 2.71828 1828 एंड सो ऑन सो फोर्थ. और हमें यह बता रहा है कि अगर एक मैं टाइम डिवाइड कर लूं, जो भी टाइम है, इसमें कितनी आउटकम्स अकर हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. एक टाइम फिक्स टाइम में, स्पेसिफाइड टाइम में 3 लोगों के एटीएम मशीन विजिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 लोगों की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, प्रोवाइडेड वी नो द लैम्डा. ये हो गया कुछ क्विक रिव्यू अबाउट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें हमने देखा था कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा. दैट मीन्स mu is lambda t and variance is also lambda t. ये दो चीजें हमने प्रूव भी की थी और कैलकुलेट भी की थी. नेक्स्ट जी, अब आते हैं हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वापस. वो क्या थी? इट वाज अ स्पेशल केस ऑफ गामा फंक्शन विद अल्फा इक्वल टू 1. द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये कॉन्टिन्यूस है विथ पैरामीटर बीटा इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय f
xb, 1 over beta e raised to a minus x over beta, where x is always positive, 0 elsewhere, and beta is also positive. ये होगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन. अब हम देखते हैं दोनों में लिंक है, एक्सपोनेंशियल में और पॉइजन में. प्रीवियसली हमने एक चीज देखी थी कि बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक लिंक देखा था. अब हम देखते हैं पॉइजन और एक्सपोनेंशियल में. एक बात ध्यान में रखेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ स्पेसिफाइड टाइम 1 2 3 वो डिस्क्रीट आती है, मगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है. ये चीज भी ध्यान में रखनी है, और ये सेम है जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल का था. अब यह कि रिलेशनशिप ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द पॉइजन प्रोसेस. The most important application of the exponential distribution are situations where the Poisson process applies. यानी कि exponential distribution के लिए, exponential distribution के लिए वो situation जहाँ पे Poisson process apply होता है, वहाँ पे exponential distribution apply हो सकती है. Recall that the Poisson process allows for the use of discrete distribution called the Poisson distribution. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए थी? पॉइजन प्रोसेस होना चाहिए था. और पॉइजन प्रोसेस के बारे में आपको याद होना चाहिए कि उसमें इंडिपेंडेंट अराइवल्स थे, इंडिपेंडेंट थे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल क्या थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और एक छोटे टाइम इंटरवल में एक से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी 0 थी. सिर्फ एक आ सकता था, एक से ज्यादा नहीं आ सकते थे. So the Poisson distribution is used to compute the probability of specific number of events during a particular period of time or space. ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि Poisson distribution कब यूज होती थी? जब हम एक स्पेसिफाइड टाइम बता दें और उसमें देखते हैं कि कितने इवेंट्स अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. एक स्पेसिफिक टाइम में कितने इवेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. In many applications, the time period or span of space is a random variable. अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे टाइम पीरियड या स्पैन ऑफ स्पेस इज रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर मे बी इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग द टाइम बिटवीन अराइवल एट अ congested intersection during rush hours in a large city. An arrival represents the Poisson event. अब ये अगर हमें समझ आ जाए, ये दो पॉइंट्स हमें समझ आ जाएं तो हमारी पूरी बात समझ आ जाएगी. लेट्स से मैं एटीएम मशीन की बात करता हूं यहाँ पे कि ये एक एटीएम मशीन है और मैं यहाँ पे एक टाइम डिफाइन कर लेता हूं. ये टाइम है, ये 0 टाइम था. तो लेट्स से हमने 0 टाइम क्लॉक किया, हम शुरू हो गए इंतजार करना. तो पहला शख्स जो आया वो इस टाइम पे आया, फिर टाइम गुजरता गया एक और शख्स आया, फिर इतना टाइम गुजरता गया कोई और आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह से अब नेक्स्ट बहुत नजदीक आ गया, फिर एक बहुत दूर देर बाद आया. अब जो पॉइजन प्रोसेस है वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर डेल्टा टी के अंदर हमें बताता है कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. एक्सपोनेंशियल अगर देखा जाए, अगर मैं ये ना देखना चाहूं कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितने लोग आए, इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कि पहला शख्स आने से लेके दूसरे शख्स कितनी देर बाद आया, कितने टाइम बाद आया, और इस टी को मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दूं कैपिटल टी, कि पहले शख्स के बाद दूसरे शख्स के आने में कितना टाइम है. तो ये एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बन जाएगा. 2 केसेस डिफरेंशिएट करें. एक में फिक्स टाइम गिवन है टी और उसमें हम डेल्टा टी गिवन है और हम देखना चाहते हैं कि उसमें 2 लोगों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. टाइम फिक्स है, नंबर ऑफ पर्सन इज द रैंडम वेरिएबल, और हम उसको मॉडल करते हैं पॉइजन प्रोसेस से. ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं एक शख्स आ गया या हमने स्टार्ट कर दिया, पहले शख्स कितनी देर बाद आएगा. हो सकता है वो 1 सेकंड बाद आए, हो सकता है वो 1.1
एक एक सेकंड के बाद आए, हो सकता है वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद आए, हो सकता है वो 10 सेकंड तक कोई भी ना आए या 10 मिनट तक कोई ना आए। तो वो जो रैंडम वेरिएबल है t, दैट इज ऑल्सो वी कैन डिफाइन इट एज अ रैंडम वेरिएबल। अब इस सिचुएशन को दोबारा पढ़ते हैं, आखिरी 2 पॉइंट्स को। In many applications, the time period or span of space is a random variable. यहाँ पे हमने क्या किया अपनी प्रॉब्लम में, अब टाइम को रैंडम वेरिएबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडस्ट्रियल engineer may be interested in modeling the time t between arrivals at a congested intersection during rush hours in a large city. एक इंटरसेक्शन था, यानी कि इशारा था, जहाँ पे 2 रोडें क्रॉस कर रही थी, इसलिए उसे इंटरसेक्शन कह रहे हैं। वहाँ पे एक गाड़ी और दूसरे गाड़ी के आने के दरमियान का जो टाइम है t, उसको वो क्या कह रहे हैं, मॉडल करना चाह रहे हैं। एंड अब जो अराइवल है कि नेक्स्ट पर्सन के आने का अराइवल जो है वो पॉइजन इवेंट है, क्योंकि वो सारी डेफिनेशंस ऑफ पॉइजन इवेंट सेटिस्फाई करता है। आप सारी डेफिनेशंस देख लें पॉइजन इवेंट की, वो सेटिस्फाई करता है, मगर 2 इवेंट्स के दरमियान का जो टाइम है वो हम अब रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। 2 इवेंट पॉइजन इवेंट्स के दरमियान का टाइम जो है वो एक रैंडम वेरिएबल t है, वो कैसे बिहेव करता है देखते हैं। The relationship between the exponential distribution, often called the negative exponential, and the Poisson process is quite simple. Poisson distribution was developed as a single parameter. पैरामीटर की बात हमने पहले की थी, वो क्या था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से 2 पैरामीटर्स चाहिए हम उसको स्पेसिफिक करने के लिए, वो था म्यू एंड सिग्मा। यस, यू आर राइट। क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, एक इक्वेशन है, मगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर सिचुएशन को मॉडल करने के लिए हमें म्यू और सिग्मा चाहिए। एंड वी विल से कि 2 पैरामीटर्स के साथ वो एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। पॉइजन को मॉडल करने के लिए हमें सिंगल पैरामीटर लैम्डा चाहिए होता है, विच इज द एवरेज रेट ऑफ अराइवल। Lambda is the average rate of arrival, where lambda may be interpreted as the mean number of events per unit time, as average number of events per unit time. कि 1 मिनट में कितने लोग आते हैं, 1 दिन में कितने लोग आते हैं, 1 घंटे में कितने लोग आते हैं। फिर हमने कहा था ये स्पेस भी हो सकता है, टाइम ना हो तो हम कह सकते हैं 1 एकड़ में कितने माइस हैं। इफ यू रिमेंबर दैट एग्जांपल, वो भी पॉइजन था। Consider now the random variable described by the time required for the first event to occur. Consider now the random variable described by the time. अब हम t की बात करें, required for the first event to occur. Using the Poisson distribution, we find that the probability of no event occurring in the span up to time t is given by. अच्छा, अब बात देखें जरा इसको गौर से, ये लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं हम। ये टाइम एक्सिस है t, और ये 0 यहां से शुरू हुआ था। अब हम कहते हैं इवेंट नाउ, तो ये टाइम इसको कैपिटल T करते हैं ताकि डिफरेंशिएट करते हैं। ये वेरिएबल t है, यहां पे एक टाइम है t जहां पे पहला इवेंट एग्जिस्ट करता है, पहला इवेंट एग्जिस्ट हुआ, यानी कि पहला शख्स, अगर ATM मशीन हो तो पहला शख्स जब एंटर हुआ 0 टाइम के बाद, वो t सेकेंड्स के बाद या t मिनट्स के बाद एंटर हुआ। इसका मतलब है 0 से लेके t तक कोई शख्स, नो पर्सन ATM मशीन पे आया, कोई बंदा भी ATM मशीन पे नहीं आया। तो इसका मतलब है अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी पता चल जाए दैट नो इवेंट अकर्ड इन द स्पैन ऑफ अप टू टाइम t, दैट ऑल्सो अप्लाइज दैट द प्रोबेबिलिटी के द रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब्ड बाय टाइम t रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट इवेंट टू अकर, यानी कि पहला इवेंट t सेकंड्स पे या t मिनट्स पे अकर हो, तो इसका मतलब है उससे पहले कोई इवेंट अकर नहीं हुआ। तो ये प्रोबेबिलिटी सेम होगी टू अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर नो इवेंट अकर्ड इन टाइम t. It will give me the probability that the first event occurs after t seconds. Consider now the random variable described by the time required the first event to occur. Using the Poisson distribution, we find that the probability of no events occurring in the span up to time t is given by this formula. Why? यहाँ पे हमने x 0 कर दिया, that means no event. Time क्या था t, lambda we know, the parameter of Poisson distribution we know that.
तो इतने टाइम में टी टाइम में नो इवेंट अकर्ड, तो वो अगर हम फार्मूला में डालेंगे ये हमें लैम्डा टी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे लैम्डा टी रेज़ टू पावर एक्स था, x इक्वल टू 0 कर दिया और x फैक्टोरियल था, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड लैम्डा टी रेज़ टू पावर 0 इज ऑल्सो 1। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारा आ गया व्हेन नो इवेंट इन टाइम t। अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। वी कैन नाउ मेक यूज ऑफ द अबव एंड लेट x बी द टाइम टू द फर्स्ट पॉइजन इवेंट। लेट x यहाँ पे वेरिएबल है जो कि टाइम है, तो फर्स्ट पॉइजन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ टाइम अंटिल द फर्स्ट इवेंट विल एक्सीड x, कि पहला इवेंट अकर करने की प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x is greater than x is the same as the probability that no Poisson event will occur in x। ये जो पिछली मैं तस्वीर बनाई थी कि ये टाइम t है, ये 0 सेकेंड है, तो ये वेरिएबल t है, 0 सेकेंड t है, ये वाली प्रोबेबिलिटी बनाई थी। अब मैं इसको x कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने x ले लिया और ये स्मॉल x के स्मॉल x टाइम तक कोई इवेंट अकर नहीं हुआ। इट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x। यहाँ पे सिर्फ t की जगह हमने x डाल दिया ताकि वेरिएबल्स का कंफ्यूजन ना हो। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ टाइम अंटिल द फर्स्ट इवेंट विल अकर एक्सीड x इज द सेम एज द प्रोबेबिलिटी दैट नो पॉइजन इवेंट विल अकर इन x। क्योंकि इससे पीछे पीछे हमने कोई इवेंट नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब है x टाइम तक कोई इवेंट नहीं हुआ, तो वो वही प्रोबेबिलिटी होगी जो कि फर्स्ट अराइवल की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 0 अराइवल इन t सेकेंड्स। Thus the cumulative distribution function of x is given by, यानी कि 0 से x तक अगर करना होता तो क्योंकि वो था e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x, तो 0 से x करना होता तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1, सो इट विल बी 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x। कैसे निकाला मैंने? Probability of random variable x less than equal to x plus probability of random variable x greater than x is equal to 1। तो इसको मैं दूसरी तरफ ले गया तो ये बन गया x and s, और ये बनता है क्योंकि x जो है वो सिर्फ 0 से शुरू हो सकता है और x तक जा सकता है, तो इट विल बी 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। So now in order that we recognize the presence of the exponential distribution, we may differentiate the cumulative distribution function above to obtain the density function, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये क्या है, इफ यू लुक एट इट दिस इज f ऑफ x, यानी कि तमाम प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही हैं फ्रॉम 0 टू x। यहाँ पे भी तमाम प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही हैं फ्रॉम 0 टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इफ यू रिमेंबर दैट के f ऑफ x वाज इक्वल टू d बाय डी x ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ x वाज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू x ऑफ f(x) dx। ये दो फार्मूले आपको याद होंगे शुरू के थे। तो अब जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x, और माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा तो वो प्लस बना देगा, लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x ये बन जाता है। तो दिस इज अ डेंसिटी फंक्शन फॉर व्हाट, द टाइम, के पहले अराइवल से पहले पहले क्या टाइम था। So which is a density function of the exponential distribution with lambda is equal to 1 by beta। अगर इस इक्वेशन में लैम्डा को 1 by beta रख लें तो ये क्या बन जाता है, f(x) 1 over beta e raised to power minus x over beta, which is the same as exponential function or gamma distribution with alpha equal to 1। ये सेम है टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन थी वेयर अल्फा वाज इक्वल टू 1।
तो अब आपको डिफरेंट जो लिंक है बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको समझ आ गया। यहाँ पे हम उस तरह से जैसे बायनोमियल और नॉर्मल में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उस तरह से यूज नहीं कर रहे। इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं कि अगर ये टाइम है, ये पहला अराइवल है, ये दूसरा अराइवल है, ये तीसरा अराइवल है, तो इनके दरमियान वाला जो टाइम है एक अराइवल से दूसरे अराइवल के दरमियान ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसकी जो डेंसिटी फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक अराइवल हो गया, दूसरे के आने की क्या कब तक आएगा, 1 सेकंड बाद आएगा, 2 सेकंड बाद आएगा, वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जहाँ पे हमने लोगों को सर्व करना हो, फॉर एग्जांपल एक बैंक काउंटर है जहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है और वहाँ पे टोटल एवरेज लोग कितने आते हैं, और एक अगर एक कैशियर 5 मिनट लगाता है एक शख्स को एंटरटेन करने में या उसके जो भी मसला है चेक कैश करना या पैसे डिपॉजिट कराने हैं वो करने में, तो उस हिसाब से वो देखा जाता है कि हमें एक बैंक ब्रांच में कितने कैशियर्स चाहिए एट अ टाइम, सो दैट पीपल डोंट हैव टू वेट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि उसकी आगे काफ़ी इम्प्लीकेशंस हैं, मगर थिंग्स लाइक दैट जहाँ पे अराइवल्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक शख्स और दूसरा शख्स बैंक जा रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, लाजमी नहीं है कि सारे प्लान करके जाएं आज इकट्ठे बैंक जाते हैं। जैसे देयर आर सर्टेन डेट्स जहाँ पे वो फेल हो जाता है पॉइजन प्रोसेस, लाइक 1st of every month पीपल गो टू गेट देयर चेक्स कैश्ड। इसी तरह कुछ दिन होते हैं जहाँ पे अगर लास्ट डेट है बिजली का बिल जमा कराने की तो वो डिफरेंट बिहेव करेगा टू पॉइजन, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मगर ऑन द एवरेज पर एवरी डे इफ यू नो हाउ मेनी पीपल कम डेली, फिर आपको पता है कि अगर 5 मिनट में कितने लोग आ सकते हैं और एक बंदे को एंटरटेन करने में 5 मिनट लगते हैं, तो क्या लोग नाराज तो नहीं होंगे, क्यू बहुत लंबी तो नहीं हो जाएगी, डू वी नीड 2 कैशियर्स ऑन द काउंटर, 3 कैशियर्स ऑन द काउंटर और व्हाट। और एक बैंक में एटीएम मशीन है, सिर्फ एक एटीएम मशीन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, उसकी प्लानिंग आप कैसे करेंगे? डेफिनेटली यू विल नीड सम डाटा फर्स्ट, फिर तो प्रेडिक्शन करेंगे, हाँ इतने लोग आते हैं, अगर 2 हो जाएंगे तो इतने लोग आएंगे, तो लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू डू दैट। नेक्स्ट है, there are some other continuous probability density functions. It's not that Poisson the continuous ones अभी तक हमने कितनी पढ़ी हैं? Yes, just a quick reminder, हमने uniform पढ़ी, normal distribution पढ़ी, then we also discussed the gamma distribution and exponential distribution. इसके अलावा भी काफ़ी probability density functions available हैं जो मुख्तलिफ situations में fit होते हैं, उन पे अप्लाई होते हैं। उनमें एक है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। Another very important special case of the gamma distribution is obtained by letting alpha is equal to v by 2. Alpha is equal to v by 2 and beta is equal to 2, where v is a positive integer. The result is called the chi-square distribution. Chi-squared distribution. The distribution has a single parameter v. इसमें पैरामीटर फिर v आ गया, एक ही पैरामीटर इसे कॉल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x has an chi-square distribution with v degree of freedom if its density function is given by this formula. इस फॉर्मूला में देखें आप, डेंसिटी फंक्शन गिवन है, इसमें v भी आ रहा है, गैमा फंक्शन भी आ रहा है और पैरामीटर सिर्फ v है। वंस यू नो v, you know the you can find the density of x और उसमें प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, वेयर v इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हम खाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और बात नहीं करेंगे क्योंकि ना इसको हम अप्लाई करेंगे कहीं, मगर ये सिर्फ इसलिए थी कि आपको पता चल जाए कि दोज आर नॉट द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन विच यू हैव स्टडीड सो फार, देयर आर मैनी अदर्स, और वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स में अप्लाई होती हैं, मगर हमारे लिए नॉर्मली इसके इतनी ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट नहीं है एट दिस लेवल ऑफ एकेडमिक्स। इसी तरह एक और है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, which is the continuous random variable x has a log normal distribution if the random variable y is equal to log of x has a normal distribution with mean mu and standard deviation sigma. The resulting density function of x is this thing.
इसमें क्या है कि y जो वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, ओके, y हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन x क्या होगा, x की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो इट विल बी द एंटी लॉग ऑफ y, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, अगर इसको आप सॉल्व करें तो यू विल फाइंड आउट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज दिस थिंग। ये इसका फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको यूं भी लिखते होते हैं सम g ऑफ x। If we know the probability density function of x, we can find the probability density function of y. If we know the probability density of y, then we can find the probability density function of x. इसके सिस्टम होता है, एक तरीकाकार है जो कि इस लेवल ऑफ एजुकेशन पे तो हम नहीं पढ़ते इस कोर्स में, मगर हायर एजुकेशन कोर्सेज में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड या रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड हायर जो हैं उसमें हम पढ़ते हैं, जहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होता है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं, आपने ये चीज पढ़ी है जरूर कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन। यहां पे क्या था, x वाज अ लीनियर फंक्शन, y वाज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। अब अगर x रैंडम वेरिएबल है तो y भी रैंडम ही होगा। ओके अगर x रैंडम वेरिएबल है तो y भी रैंडम वेरिएबल ही होगा। इसमें बहुत सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी। एक एप्लीकेशन जो कि नॉट सो गुड बट है कि इफ समबडी इज प्लेइंग, जुआ खेल रहा है कोई, कार्ड्स के साथ खेल रहा है या डाइस के साथ खेल रहा है या कॉइन के साथ खेल रहा है, तो जितनी दफा हेड आता है कॉइन के साथ उतने उसको पैसे मिलते हैं, जितनी दफा टेल आता है वो पैसे लूज करता है। सो दैट मीन्स द मनी ही इज अर्निंग और मनी ही इज लूजिंग is a function of the coin, and the coin की output जो है वो itself a random variable है। तो इसका मतलब है the money he wins or loses is also a random variable। इसी तरह और भी चीजें हो सकती हैं, इस किस्म की आप एग्जांपल्स और भी सोच सकते हैं जहां पे एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन कुछ और हो, यानी कि आपकी सैलरी है वो किसी रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, somehow like that। आप इस किस्म के और भी एग्जांपल सोचते हैं। इस केस में क्या था कि रैंडम वेरिएबल x जो था वो y, रैंडम वेरिएबल y वाज अ नेचुरल लॉग ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जहां पे y थोड़ा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी विद पैरामीटर्स क्या है, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा। फिर x की ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो कई डिस्ट्रीब्यूशंस एज अ फंक्शन भी आती हैं। आगे चलते हैं, जरा ये कोर्स से जरा हट के जस्ट आपको जरा बताने के लिए, एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है, हाउ टू डिटरमिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हाउ टू डिटरमिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम एक बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम से चलते हैं। लेट्स से एक चांस एक्सपेरिमेंट है या ऐसी सिचुएशन है जहां पे आउटपुट रैंडम है। There is some situation where the output is always random. So, how do you define its probability? एक तरीका यह है जो आपने बहुत बेसिक शुरू में पढ़ा था, वो क्या था, हम वही तरीका यूज करते हैं और उस वही हमें बताता है कि हाउ टू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी। लेट्स से आप टोटल सैंपल स्पेस लिख लेते हैं और इवेंट्स लिख लेते हैं कि सैंपल स्पेस S1, X1, X2 एंड सो ऑन Xn है। फिर हर एक की अक्रंस को देखते हुए, यानी कि सक्सेस डिवाइड बाय द टोटल इवेंट्स, हमें एक प्रोबेबिलिटी मिल जाती थी। उस प्रोबेबिलिटी को हम तमाम वेरिएबल्स पे प्लॉट कर लेते थे हिस्टोग्राम में। मैं एक बड़ी यूनिक सी प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं, ऐसी शायद एग्जिस्ट नहीं करती, मगर जस्ट टू शो यू अ डिफरेंस।
लेट्स से आपने ये एक्सपेरिमेंट किया या हाइपोथेटिकली किया या फिजिकली किया। हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि आपने किया नहीं है, मगर आपको पता है जैसे कॉइन है उसको मैं 1,00,000 दफा तो टॉस नहीं कर सकता, मगर मुझे पता है कि यार ऑन द एवरेज 50% हेड आएंगे, 50% टेल्स आएंगे। तो यह हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, ये फिजिकली आप शायद कभी भी नहीं करते। इसी तरह कार्ड्स वाला एक्सपेरिमेंट है, शायद फिजिकली आप इतनी दफ़ा कार्ड्स निकालें और शफल करें और कार्ड निकालें और शफल करें और फिर काउंट करें और फिर मुझे एक प्रोबेबिलिटी दे दें, ये भी शायद आप कभी नहीं करते। मगर अगर आपके पास कोई डाटा है, ऑलरेडी कहीं किसी जगह से डाटा आपके पास आ रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ से आपको डाटा इकट्ठा कर लिया आपने, एक दिन सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया और फिर आपने देखा कि ये बनता है। अब इस पे आप कर्व फिट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे कर्व फिट करूँ, इस किस्म की कर्व फिटिंग क्या है कि अगर मैं देखूं कि इसकी शेप ये बन रही है, तो इस कर्व की इक्वेशन अगर मैं निकाल लूं, इस कर्व की मैं इक्वेशन निकाल लूं, तो वो क्या बन जाएगी, वो एक डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा। दिस इज हाउ यू डिटरमिन अ प्रोबेबिलिटी। इसको और तरीके से देखते हैं, मैं अगर रिफ्रेज कर सकूं, ऑल्दो ये मैं सिर्फ एक सोच की बात कर रहा हूं, मैं ये मेथड नहीं एक्सप्लेन कर रहा आपको, मैं सोच बता रहा हूं हाउ टू डू समथिंग। आप सोचते होंगे ना यार प्रोबेबिलिटी किसी ने देनी है मुझे, नहीं, किसी ने नहीं देनी। अगर आप एक प्लांट पे इंजीनियर हैं और प्लांट में या वहाँ पे सुपरवाइजर हैं, वहाँ पे पार्ट्स बन रहे हैं, आप पार्ट्स का डाटा लेते रहते हैं, उनका डायामीटर लेते रहते हैं, डायामीटर मेजर करते हैं, तो फिर उस डायामीटर्स को आप प्लॉट कर लेते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल की थी, हमने कहा था मीन वैल्यू 3 है, या आप सारे डाटा पूरा दिन ना डाटा स्टोर कर लेते हैं, विच इज डायामीटर एंड पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर 1 से लेके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डाटा आप ले लेते हैं। तो डायमीटर लिखते हैं, किसी का 3 सेंटीमीटर लिखते हैं, किसी का 3.01 सेंटीमीटर लिखते हैं, किसी का 2.5 सेंटीमीटर लिखते हैं, इस तरह लिखते जाते हैं। अब जब आप इनका हिस्टोग्राम बनाते हैं, इनको ग्रुप बनाते हैं, पहले क्या हिस्टोग्राम कैसे बनता था, अगर बहुत शुरू की स्लाइड्स में जाएं हम, तो पहले हम इसको डाटा को सॉर्ट आउट करते थे, फिर इसका एक हिस्टोग्राम ग्रुप बना लेते थे और फिर ग्रुप बना के हम उसको हिस्टोग्राम बना लेते थे। जो हिस्टोग्राम बनेगा वो ये जुड़े होने चाहिए सारे, मैं सिर्फ लदा लदा इसलिए बना रहा हूं ताकि नजर आ जाए। अगर इस तरह से बनता है और फिर आप देखते हैं कि ये तो गॉसियन की तरह बन रही है या कोई भी कर्व बन रही है, इस कर्व को कैसे फाइंड आउट करना है, ओके, इस कर्व को कैसे फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन मार्क। आसान तरीका यह है कि इफ आई गिव यू, लेट्स से एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स है, ये डेंसिटी फंक्शन नहीं है, जस्ट अ फंक्शन ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल है, तो वो क्या होता है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 x raised to power n minus 2 and so on so forth, a naught x raised to power 0 तक जाते हैं आप। तो ये एक जनरल पॉलिनोमियल है, इससे ऐसे पॉलिनोमियल से कोई भी शेप बन सकती है, ये शेप भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। कैसे डिटरमिन होगा, इफ आई नो a n minus 1 a n minus 2 अप टिल a naught सारे मुझे पता हो तो मैं कोई भी कर्व बना सकता हूँ। अब अगर मेरे पास हिस्टोग्राम आ जाता है कहीं से और मुझे पता है ये वैल्यूज हैं, अगर ये वैल्यूज हैं उस हिस्टोग्राम की पीक्स की, तो मुझे वो कर्व चाहिए जो इन वैल्यूज के दरमियान से गुजरे। इसको आसान करते हैं, इस प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, इसको आसान करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये वैल्यूज हैं, तो आप मुझे इस कर्व की इक्वेशन बता दें, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे दिस वैल्यू इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, और मैं देख रहा हूं फिजिकली कि दिस लुक्स लाइक अ y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है, तो आई कैन से इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, और m की इक्वेशन मुझे पता है वो क्या थी, it was y2 minus
y1 अवर x2 माइनस x1, तो यही स्लोप आगे भी होगी। या फिर हम करते थे y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y अवर x2 माइनस x, यानी कि यहां पे हम कोई पॉइंट ले लेते थे विच वाज x एंड y, तो यहां से हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाती थी। इसको सॉल्व करते थे तो बेसिकली वो क्या होता था, वो एक पॉलिनोमियल होता था जिसमें x की पावर मैक्सिमम 1 होती थी, यानी कि हमें एक इक्वेशन मिल जाती थी y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से। c वाज लाइक a नॉट, m वाज लाइक a1 एंड x रेज टू पावर 1 आ जाता था यहाँ पे। तो ये हो गया a1, ये हो गया a नॉट, तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो अगर ये वाली अब मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर तो मैं इसे थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल से करूं या क्यूबिक लूं तो ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल बनेगा विच विल बी a क्यूब x रेज टू पावर 3 a3 x रेज टू पावर 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस ax प्लस a नॉट। तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये तमाम पॉइंट्स में से गुजरेगी। तो अगर मैं इसमें ये x1 वाली वैल्यू डालूंगा, y1 वाली डालूंगा, फिर x2 डालूंगा, y2 डालूंगा, x3 की वैल्यू डालूंगा, y3 की वैल्यू डालूंगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये डालता जाऊंगा तो आई विल हैव फॉर ईच वैल्यू पेयर ऑफ x1 y1 आई विल हैव वन इक्वेशन, यानी कि y1 will be equal to a3 x1 cube plus a square x 1 cube plus a x1 plus a naught। इसी तरह y2 will be a3, constants तो चेंज नहीं होंगी because it's the same curve passing through all these points, x2 square plus a2 x2 sorry ये क्यूब था and this was square plus a x2 का स्क्वायर, x2 का क्यूब, x2 का स्क्वायर, x2 प्लस a नॉट। सिमिलरली y3 भी मैं लिख लूंगा x3 के लिए और y4 भी लिख लूंगा। अब देखें y1 y2 y3 y4 is given, we know that from this graph x1 x2 and x3 and x4 are also known to us. The only thing which we don't know is a3 a naught a2 a and a naught। तो अगर चार इक्वेशंस हो मेरे पास, चार अननोन्स हैं तो मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ। So once I know a3 a square a2 a and a naught, I know the polynomial and that polynomial will represent this curve. That polynomial will represent this curve. This is not directly into your course, but इंसान सोचता है अक्सर जब प्रोबेबिलिटी पार्ट होता है कि यार ये तो लोगों ने निकाल दी है, मैं कैसे निकालूंगा, क्या मैंने दूसरों की प्रोबेबिलिटी ही यूज करनी है या कोई नई सिचुएशन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो बेसिक तरीका वही है कि यूनाइट फाइंड द हिस्टोग्राम, find the points, put it in the polynomial, find the constants of the polynomial and you have your own probability density function and make sure you normalize it कि ये normalize होनी चाहिए, इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होना चाहिए, वो भी आ जाएगा। So there you have the probability distribution। अब एक और चीज, अगर तो मुझे पता है कि ये probability जो भी मैं बना रहा हूं वो probability गॉसियन आ रही है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है या पॉइजन आ रही है या बाइनोमियल आ रही है, तो फिर मुझे उसके पैरामीटर्स निकालने हैं, अपने डाटा से उसके पैरामीटर्स निकालने हैं। अगर तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बन रही है मेरी हिस्टोग्राम की, तो मैं क्या करूंगा, म्यू और सिग्मा निकालूंगा, म्यू और सिग्मा निकाल लूंगा। और फिर बाइनोमियल तो फिर उसके पैरामीटर्स निकालूंगा, पॉइजन है तो उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करूंगा। सो दैट्स और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो क्या होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ
सैंपल्स से बनी होगी और आपके पास सैंपल थोड़े कम होंगे, आप सारे इन्फिनिट नहीं यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स जो है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि हम पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं, पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं। यानी कि मुझे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, डेंसिटी पता है और पता है कि ये ऐसी होनी चाहिए, तो मैं उसके पैरामीटर्स कैसे एस्टिमेट करूंगा। तो गोइंग फर्दर, estimation of parameters, population and sample. A point estimate of a parameter is a number point on the real line which is computed from a given sample and serves as an approximation of the unknown exact value of the parameter of the population. पहली बात है population, entire population यानी कि पूरे का पूरा infinite space है, मेरे पास infinite sample space है, वो तो पॉपुलेशन होगी। अब आपके पास अगर मैं आपको कहूं कि मुझे हाइट, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सी बात करते हैं हम कि हाइट ऑफ ऑल पीपल इन पाकिस्तान इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, वेरी बिग स्टेटमेंट, मगर इसको जरा सोचिएगा कि तमाम लोगों की जो हाइट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करती है, फाइन ओबे करती है। भाई उसका मीन और वेरिएंस क्या है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसका। तो एक तरीका तो क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उसकी हाइट ली जाए और फिर उससे मीन निकाला जाए, वो एग्जैक्ट होगा, और उससे वेरिएंस निकाली जाए, वो एग्जैक्ट होगी। और मीन और वेरिएंस का वही फार्मूला है कि भी सम ऑल द रैंडम वेरिएबल्स एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स वी गेट द मीन वैल्यू। और वेरिएंस निकालने के लिए x माइनस द मीन वैल्यू होल स्क्वायर का एवरेज लेते हैं, x माइनस मीन होल स्क्वायर एवरेज इज द वेरिएंस। अब क्योंकि आप पूरे मुल्क के लोगों का हाइट मेजर नहीं कर सकते, फाइन, आप क्या करेंगे, आप 100 बंदे ले लें, 200 बंदे ले लें, 300 बंदे ले लें और उससे ये वैल्यू निकालेंगे, उससे ये पैरामीटर्स अखज़ करेंगे। अब 300 बंदों का पैरामीटर मे बी इट फिट्स वेल ऑन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 300 बंदों का जो मीन है क्या वो पूरे पाकिस्तान के मीन के बराबर है। इट्स एन एस्टिमेट, इट्स नॉट एग्जैक्ट, सो वी आर एस्टिमेटेड द मीन ऑफ द whole Pakistani population by taking a sample of about 300 people या let's say 1000 people। मगर 1000 people क्या होना चाहिए, randomly selected होने चाहिए। They should not be कि सारे के सारे हमने एक ही क्लास में गए, 5वीं की क्लास में गए, सारे के सारे बच्चे थे स्कूल में, उन सब को हमने वो ले लिया, मीन वैल्यू ले ली, वो तो बहुत छोटी आ जाएगी, वो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। हाँ, अगर उसमें कुछ बच्चे भी हों, कुछ बड़े भी हों, कुछ टॉल लोग, कुछ छोटे लोग, और वो रैंडमली सिलेक्टेड हों, तो फिर जो मीन होगा मे बी दैट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द एक्चुअल पॉपुलेशन। तो क्या हुआ, अब एस्टिमेट पे आते हैं, दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज अ नंबर, एक नंबर है जो रियल लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं रियल लाइन पे, विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ गिवन सैंपल and serves as an approximation of the unknown exact value of the parameter of the population। अब आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी कि हम टोटल पॉपुलेशन का मीन नहीं ले रहे, एक सैंपल का मीन ले रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये एस्टिमेट है टोटल पॉपुलेशन का, मगर वो सैंपल एक रैंडम था। इसी तरह और भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम उससे निकाल सकते हैं सैंपल से, और उसको कहते हैं ये अप्रोक्सीमेशन है टू द अननोन एग्जैक्ट वैल्यू। An interval estimate is an interval obtained from the sample। ये हम इसमें भी बाद में बात करेंगे, पहले जरा हम एस्टिमेशन को स्टडी करते हैं फर्दर और फिर इंटरवल एस्टिमेशन भी देखेंगे। Approximation of mean and variance। Mean of the population can be ये population सिर्फ लोग नहीं है, प्लीज ये भी याद रखें, हो सकता है वो बॉल बेरिंग्स हो, पूरी फैक्ट्री में जितने बॉल बेरिंग्स बन रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। ये पॉपुलेशन प्रॉपर अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का है कि तमाम इसमें इंक्लूडेड है। वो बॉल बेरिंग भी हो सकता है,
वो मेडिकल की कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है. मीन ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द मीन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल. अब अगर हम एक सैंपल लेते हैं, टोटल बेरिंग्स नहीं लेते, पूरी फैक्ट्री में जो बन रहे हैं, हम उनमें से कोई 1000 बेरिंग्स उठा के उनकी डायमीटर मेजर कर लेते हैं, तो n यहाँ पे हो जाएगा 1000 और हम उन तमाम डायमीटर्स को ऐड करेंगे और n टोटल 1000 से डिवाइड कर लेंगे. विल गेट द मीन वैल्यू ऑफ द sample. Where is the sample size? Similarly, the variance can be found by variance कैसे निकालते थे? xj minus x mean value whole square और डिवाइड बाय n माइनस 1. हम एक काम करते थे क्योंकि अगर मीन वाली वैल्यू आ जाए टोटल सैंपल एक काम हो जाता. तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वेरिएंस. तो ये दोनों क्या हो गए? एस्टिमेट हो गए ऑफ मीन एंड वेरिएंस. नेक्स्ट चलते हैं कि इस एस्टिमेट को बेहतर करने का क्या तरीका है. लेट अस कंसिडर अ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x whose probability function और डेंसिटी डिपेंड्स ऑन अ सिंगल पैरामीटर थीटा. यहां पे एक हम पैरामीटर सिर्फ एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं विच इज थीटा. इट्स अ सिंगल पैरामीटर थीटा. लेट अस कंसिडर अ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल whose probability function, इसका probability function डिफाइंड है और वो सिर्फ एक पैरामीटर थीटा पे डिपेंड करता है. यानी कि कोई ऐसी चीज है f ऑफ x जो कि कोई फंक्शन है x और थीटा का. x तो रैंडम वेरिएबल हो गया और थीटा वो हो गया पैरामीटर. जैसे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसमें लैम्डा पैरामीटर था और x वाज अ random variable. We take a corresponding sample of n independent values. हमने n independent values ले ली. independent का लफ्ज यहाँ पे हमने इटैलिक में किया सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए. It should be an independent sample. Then in the discrete case the probability that a sample of size n consists precisely of those n values is. ये अगर हमें इक्वेशन समझ आ जाए तो बाकी तमाम बातें समझ आ जाएंगे. We take a corresponding sample of n independent values. हमने x1 पिक किया, x2 पिक किया, xn पिक किया. यानी कि एक पॉपुलेशन है उसमें से हमने एक सैंपल 1, 2, 3, 4, 5 अप टिल n सैंपल्स पिक किए. पहले सैंपल को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? सैंपल x1 को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? वो प्रोबेबिलिटी जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी होगी वही थी विच वाज f(x) sub 1. ये प्रोबेबिलिटी होगी टू पिक सैंपल 1. सैंपल 2 को प्रोबेबिलिटी पिक करने की ये प्रोबेबिलिटी थी सैंपल 3 की. और हम देखना क्या चाह रहे हैं? हमने क्या पिक किया है? x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3. हम चाहते हैं कि ये x1 पिक करूं, फिर x2 पिक करूं, फिर x3 पिक करूं अप टिल इंटरसेक्शन xn. तो इन सब की जब प्रोबेबिलिटी और ये सब के सब अगर इंडिपेंडेंट है तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn. ये इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन याद करें आप. रिविजिट योर इंडिपेंडेंस डेफिनेशन. तो क्या हुआ कि हम जॉइंट देखना चाह रहे हैं. कैन x1 भी हो, x2 भी हो, x3 भी हो, x4 भी हो, xn भी हो. तो इनको पिक करने की जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि सारे पिक हो जाएं, वो है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. सो वो हमने एक वेरिएबल l डिफाइन कर लिया विच इज fx1, fx2, fx3 अप टिल fxn. इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस केस क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस में f जो होता है वो डेंसिटी फंक्शन में आता है, तो उसको प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए मुझे डेल्टा x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि हमें कॉन्टिन्यूअस केस में क्या करना पड़ता है? a से b तक f ऑफ x dx कैलकुलेट करना पड़ता है. अगर a और b बहुत नजदीक हो जाए यानी कि इस तरह से हो जाए x माइनस डेल्टा x बाय 2 से लेके x प्लस डेल्टा x बाय 2 तक हम इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा
अगर ये x डेल्टा x बाई 2 वेरी स्मॉल है तो इट विल बी fx इंटू डेल्टा x। तो ये x1 हो गया, अगर तो ये डेल्टा x उसकी विड्थ होगी। तो हमने अगर कॉन्टिन्यूस केस होगा तो L वुड बी दिस थिंग विच इज L टाइम्स डेल्टा x रेज टू पावर n, क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहे थे ये, तो टोटल पावर इनकी n हो जाए। ये कॉन्टिन्यूस केस है। दिस इज द डिस्क्रीट केस वेयर fx1 represents the probability, it doesn't represent the density। आगे चलते हैं जी। Since fxj depends on theta, the function L depends on x1, x2, xn and theta। क्योंकि जो फंक्शन L था मेरा, जो मैंने डिफाइन किया कि टोटल प्रोबेबिलिटी के ये वो मैंने वही सैंपल पिक करना है, वो इन सब का फंक्शन और थीटा का बन जाएगा। लेट x1, x2, xn बी फिक्स्ड, ये फिक्स कर दिया हमने। देन L इज अ फंक्शन ऑफ थीटा विच इज कॉल्ड द लाइक्लीहुड फंक्शन, थीटा विच इज कॉल्ड द लाइक्लीहुड फंक्शन। अब आगे चलते हैं जी। वी चूज दैट अप्रोक्सीमेशन फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच I इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? L क्या था? L was equal to f x1 f x2 up till f xn। अब हम चाहते हैं कि x1 पिक करने की भी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है ये देखिएगा जरा। मैंने बताया था इसके दो पैरामीटर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड थीटा। x1 तो मैंने फिक्स कर दिया। अब मुख्तलिफ थीटा के लिए इसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा थीटा चाहिए जहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ जाए। वो वाला थीटा चाहिए जहां पे ये उसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो। गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअली क्या था, ये तो फंक्शन तो ओरिजिनल था मेरे पास उसका डेंसिटी फंक्शन मौजूद है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मौजूद है, सिर्फ थीटा की वैल्यू नहीं पता। अब मैं कहता हूं लेट्स से एक रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं मेरे पास, और मैं कहता हूं ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है। अब या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x तो डिफाइंड है, हमने x की वैल्यू भी पिक कर ली। हमने कहा जी x 5 था, यहां पे भी 5 है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी किस बात पे मैक्सिमम आएगी, किस लैम्डा पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी, वो हमें चाहिए। अननोन वैल्यू थीटा विच L इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो इसका मतलब है इन सब की प्रोडक्ट लार्जेस्ट होनी चाहिए, सबकी प्रोडक्ट। ये ना हो कि एक वैल्यू पे एक की तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, दूसरे की कम आ जाए, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाए। हमें चाहिए कि ये मैक्सिमम आ जाए। This becomes maximum, L becomes maximum. If L is differentiable function of theta, हम maximum कैसे निकालते थे? हम maximum निकालते थे d partial L by partial theta equal to 0 पुट करके। If you find this is true, तो हमें L की थीटा की वो वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन से जो कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देगी। Let L is differentiable function of theta, a necessary condition for L to have a maximum is an interval not at the boundary is given by this thing। So हमने L को मैक्सिमाइज करने के लिए जो पैरामीटर था थीटा उस पे डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर थीटा, दैट वो वाली वैल्यू ऑफ थीटा विल गिव मी L मैक्सिमम। The solution of the above equation depends on x1, x2, xn is called the maximum likelihood estimate for theta। क्या अगर हम इक्वेशन को मैक्सिमाइज कर लें, थीटा निकाल लें, तो दैट थीटा गिव्स मी द मैक्सिमम एस्टिमेट, वो वैल्यू जहां पे मैक्सिमम आता है। हमारा एस्टिमेट ऑफ थीटा वुड बी 1 जहां पे मैक्सिमम आता है। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब कई दफा हम ये L को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से ये है कि वो जो प्रोडक्ट होती है वो सम में कन्वर्ट हो जाए। दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द n प्रोबेबिलिटीज वो क्या होता है, f1,
f(x1), f(x2) अप टिल f(xn). अगर ये सारों में क्या आ जाए, थीटा मौजूद हो सब में, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, एंड इट्स नॉट ओनली टू वेरिएबल, टू फंक्शंस, इज मेनी फंक्शंस। तो इतना u इंटू वी इंटू एक्स इंटू वो करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको log ले लेते हैं, एंड वी शुड रिमेंबर log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। तो आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एक और चीज भी याद रखें कि probabilities are positive, and what was L? L was f(x1), x2 up till f(xn). तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स L इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसका अगर मैं log लूंगा तो वो सिर्फ उसे स्केल कर देगा, इट विल जस्ट स्केल इट, कि लॉगरिथम जो है वो स्केल डाउन कर देता है, उससे इसकी पॉजिटिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे L मैक्सिमम था वहीं पे नेचुरल लॉग ऑफ L भी मैक्सिमम ही होगा। Wherever that L was maximum, वहां पे ये चीज भी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि हमें वो डेरिवेटिव जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में ना लेना पड़े। तो हम यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ L ले लेते हैं ऑफ द फंक्शन, एंड वी डिफरेंशिएटेड विद थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज फंक्शन वो x1, x2, xn का भी है, मगर हम सिर्फ एक पैरामीटर का देखना चाह रहे हैं विच इज थीटा, और उसको हम यूज करते हैं। As f(xj) greater than 0, a maximum of L is in general positive, and log of L is a monotone increasing function of L. This often simplifies calculation. अगर यहां से हम L निकाल लें और थीटा निकाल लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। So once you've done that, you find the value of theta from this equation, and you can use it as an estimate. In this lecture, today's lecture, what we have done is we talked about the exponential and Poisson distribution का आपस में relationship हमने देखा आज के lecture में, और फिर हमने ये देखा कि अगर एक जनरली हमें probability calculate करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि जब probabilities calculate कर सकते हैं, probability function भी calculate कर सकते हैं, तो फिर उसमें कुछ parameters भी एवेलुएट कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि एक खास फिनोमेना की, एक चांस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी फंक्शन ये है, तो फिर हम एक सैंपल से उसके पैरामीटर्स कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम ये पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने की भी कोशिश करेंगे। रेफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल। एक और रेफरेंसेस जो मैंने इस्तेफा ऐड किया है वो है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय अर्विन क्रिजिक। इस बुक में भी लास्ट फ्यू चैप्टर्स हैं ऑन प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स एंड आल्सो एस्टिमेट्स। तो डू चेक दिस बुक आउट, इट्स अ गुड बुक, बड़ी स्टैंडर्ड की किताब है, आसान, इतनी मुश्किल नहीं है पढ़ने में, तो आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा टिल द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम इस पैरामीटर एस्टिमेशन को फर्दर आगे लेके जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स या कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।